वो सारे स्टूडेंट्स जो रीडिंग से परेशान थे उनकी हेल्प के लिए टारगेट 9 एक सीरीज लेके आया हुआ है। उस सीरीज का नाम क्या है? आज पे बैंड चाहिए तो टारगेट 9। आइए अब इस सीरीज में क्या खास है? इस सीरीज में ये खास है तो वो बच्चे जो रीडिंग से तंग हैं हम उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो रीडिंग क्लियर करें। ना सिर्फ रीडिंग क्लियर करें बल्कि उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। तो आपने क्या करना है, आपने ये सीरीज के सारे वीडियोस देखने हैं और इनको फॉलो करना है। देखिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज हमारे पास है क्लासिफाई द स्टेटमेंट्स, इसको हम मैचिंग भी कहते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन टाइप दैट वी आर गोइंग टू डू। अब इसमें मैंने जो ये क्वेश्चन लिए हैं ये बहुत ही पर्टिकुलर हैं। क्यों? क्योंकि जब भी क्लास में बच्चे ये करते हैं वो कहते हैं ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि ये लास्ट वाले क्वेश्चन है 33 to 40। या तो लास्ट सेक्शन में पहुंच के वो कहते हैं कि सर ये हमसे हुआ ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं था, इतने मुश्किल थे कि हम इनको देख के घबरा गए। पर क्या सच में हमें इनसे घबराना चाहिए? चलो इससे पहले कि हम इन पे हम थोड़ा सा काम करें, आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन में होता क्या। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसके बाद ये हमारे दूसरे क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट हमारा होगा पैसेज। अब इसमें जो गलती करते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, इसको तो पढ़ते हैं, इसको ध्यान से नहीं पढ़ते। हम देखेंगे कि ये गलती कितनी बड़ी है और सच में क्या ये क्वेश्चन टाइप इतना मुश्किल है भी कि नहीं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू हैंडल दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया उसके अंदर 3 पार्ट थे। इसके अंदर ऑलवेज रीड द मेन क्वेश्चन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका पहला पार्ट है ना, जिसको 99% बच्चे मिस कर देते हैं, देखते नहीं उसकी तरफ, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पे आपने सबसे पहले जाना है, राइट? इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है हमने? नाउ रीड द क्वेश्चन अटेंटिवली, अंडरस्टैंड द डिमांड, मार्क द कीवर्ड, कीवर्ड्स आर ओनली डिफाइन लोकेशन। अब जो सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट वाली जो स्टेटमेंट है उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे, डिमांड को समझेंगे, कीवर्ड्स मार्क करेंगे। ओके, वन मोर थिंग, कीवर्ड जो है वो सिर्फ लोकेशन फाइंड करने के लिए है। कीवर्ड किस लिए है? लोकेशन फाइंड करने के लिए है। आंसर कहां से मिलेंगे आपको? डिमांड से मिलेंगे, कीवर्ड से नहीं मिलेंगे। अगर आप कीवर्ड से आंसर ढूंढ रहे हैं तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन ट्रबल, राइट? चलिए, जो मैं ये बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपके एक तो आंसर सही निकलने शुरू हो जाएंगे, परसेंटेज बढ़ जाएगी सही आंसर की, प्लस आंसर जल्दी निकलना शुरू हो जाएंगे। चलिए लेट्स मूव अहेड। व्हाट्स द थर्ड पार्ट? ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम टेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? और टेक्स्ट की डिमांड के हिसाब से हम क्या करेंगे? आंसर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है? स्ट्रेटजी क्लियर होगी आप सबको? चलो अब हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? ये वही क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको या तो बच्चे जब क्लास में आता है या तो छोड़ देते हैं या फिर उनके वो सारे के सारे गलत होते हैं। अब हम लेट्स सी, तो आपको बताया गया, हम वो स्ट्रेटजी यूज करके देखते हैं कितना सच में मुश्किल है ये क्वेश्चन। क्या मैंने बताया था आपने पहले इस पार्ट को पहले पढ़ना, इसको ध्यान से पढ़ना। अब इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। हमने इन सब के अंदर वो 4 ऑप्शंस लगानी है, ए या बी या सी या डी। चलो पढ़े हम इसको क्या कह रहे हैं। ए ऑप्शन क्या कहती है हमारी? द राइटर्स फियर्स अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके लिए क्या ये राइटर के फियर है? अगर राइटर का फियर है तो आंसर क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं हम। अदर पीपल्स फियर्स रिपोर्टेड बाय द, अच्छा प्रोजेक्ट वही है हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है? राइटर का नहीं और लोगों का फियर। क्या कह रहा है? राइटर का नहीं और लोगों का फियर। ये ध्यान से देख लेना अपने दिमाग के अंदर ये बात। इसके बाद क्या है? द राइटर्स रिपोर्टिंग ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तो वही है हमारा। अब इसमें क्या है? क्या उसके अंदर फैक्ट्स है कि नहीं है? तीसरी चीज क्या होगी हमारे पास? फैक्ट्स। फोर्थ इज द राइटर्स रिपोर्टिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म होप्स। होप्स है अगर तो आंसर होगा हमारा डी। अब एक बार फिर से आ जाए क्वेश्चन ना, इसको हमने ध्यान से देखना प्लीज। देखो
वो क्या कह रहा है, अगर तो राइटर का फियर है, राइटर का डर है, तो आंसर लिखना हमने ए। अगर राइटर का नहीं, किसी और का फियर है, किसी और का डर है, तो आंसर क्या आएगा हमारा बी। अगर फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, डर नहीं है, क्या है फैक्ट्स, तो आंसर क्या आएगा सी। अगर होप है, क्या है होप, तो आंसर क्या आएगा डी। आपके माइंड में ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी हमें आगे पढ़ने का फायदा है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, अब हम क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे, उस टेक्स्ट पे चले जाएंगे। नो, वेट अ मिनट, लेट्स सी। ये चार ऑप्शन क्या थी हमारे पास, फियर, फैक्ट एंड होप। ये तो अब चलो, ये दो फियर तो सिमिलर है, लेकिन हम देखें ये फैक्ट है और ये होप है, आपको लगता नहीं ये बहुत ज्यादा अलग है। हम क्या, ओके, अब मैं आपको लेट्स सी द क्वेश्चन, अब आपको ध्यान से पता लग जाएगा। क्वेश्चन को देखो, पहले ऑप्शन क्या कह रही है, द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर डिजीजेस। कह रहा है ये जो प्रोजेक्ट है, जो डिजीजेस है, उसके लिए एक नई अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड करेगा, उनकी एक नई समझ आएगी। अच्छा, तो ये किसी हिसाब से आपको फियर लग रहा है, नहीं लग रहा है ना फियर? अभी देखो हम टेक्स्ट पे नहीं गए हैं, या क्या ये आपको फियर लग रहा है, क्या लग रहा है, ये फैक्ट बताया जा रहा है या होप बताई जा रही है, क्या पता लग रहा है आपको? अगर जो भी आपको लग रहा है, होप लग रहा है या फैक्ट लग रहा है, अपने पास लिख लो। आगे बढ़ते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स विच मेक अप डीएनए आर टू बी रिकॉर्डेड एंड स्टडीड। कह रहे डीएनए जिन जिन कंपोनेंट से बना हुआ है, हम उनको रिकॉर्ड करेंगे और स्टडी करेंगे। ये कहीं से डर लग रहा है आपको? राइटर का किसी को डर तो नहीं है ये? अच्छा, अब ये फैक्ट है या होप है? ये कोई एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कैसे होगा, या ये बता रहे हैं कि इससे क्या रिजल्ट आने वाला है? आइडिया मिल गया आपको? ओके, चले नेक्स्ट देखते हैं। जेनेटिक मॉन्स्टर्स में बी क्रिएटेड। कह रहे हैं मॉन्स्टर बन जाएंगे। अब ये तो फियर है, ये फियर है, अब किसका है, राइटर का या अदर पीपल का, ये हमें नहीं पता, ये हम ढूंढेंगे ना, इसको हमें ढूंढना पड़ेगा। द करेक्ट ऑर्डर एंड इंटर रिलेशन ऑफ ऑल जेनेटिक डाटा इन ऑल डीएनए विल बी मैप। कह रहे हैं कि क्या किया जाएगा इसके अंदर, करेक्ट ऑर्डर और इंटर रिलेशन ऑफ सारा जीन डाटे का हम इसको पिक करेंगे। ये क्या लग रहा है आपको, डर? डर तो नहीं है ये। अच्छा, अब आपको ये क्या लग रहा है, ये कोई होप है फ्यूचर में होने वाली, या बता रहे हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है? आई होप आपको कुछ हद तक क्लियर हो रहा होगा क्या क्या है इसके अंदर। अब आगे चलते हैं। पेरेंट्स विल नो लॉन्गर वरी अबाउट गिविंग बर्थ टू डिफेक्टिव ऑफस्प्रिंग्स। कह रहे पेरेंट्स को फ्यूचर में चिंता नहीं रहेगी कि उनके बच्चों को बीमारी है कि नहीं है। ये क्या आपको डर है? मेरे को डर तो नहीं लग रहा है ये। हाँ, क्या लग रहा है ये आपको, होप या कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पर? आंसर चलिए, बीइंग ह्यूमन मे बी डिफाइंड सोली इन टर्म ऑफ डिस्क्राइबेबल फिजिकल डाटा। अब ये डर है कि इंसान इंसान नहीं रहेगा, सिर्फ डाटा बन के रह जाएगा, है ना। अब ये हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पीपल मे बी डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेशन ये भी क्या है, नेगेटिव है, ये भी एक डर हो गया हमारे पास। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस ह्यूमन मे नॉट यूज दिस नॉलेज वाइजली। इंसान इसको ढंग से नहीं यूज करेगा, ये भी क्या है, एक फियर। चलिए, चार हमारे पास फियर आ गया और चार हैं जो फियर नहीं है। पहले वाला क्या था, प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर डिजीज। ये क्या लग रहा है हमें, ये हमें लग रही है होप, क्योंकि एक्सपेरिमेंट थोड़ी है। ऑल द कंपोनेंट विच मेक अप डीएनए आर टू बी रिकॉर्डेड एंड स्टडीज। ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट का फैक्ट है। ये मॉन्स्टर, इट वाज फियर। करेक्ट ऑर्डर और रिलेशन, ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या है हमारा फैक्ट। पेरेंट्स विल नो लॉन्गर वरी, ये क्या है, होप, कि हाँ उनको बीमारी। यानी सी, अभी हमने टेक्स्ट की तरफ देखा भी नहीं है और 8 में से 4 आंसर हमारे सामने आ चुके हैं। सिर्फ क्या किया हमने, इस पहले पार्ट को ध्यान से पढ़ा है। 8 में से 4 आंसर ठीक, 4 सही का। आई होप आपको पता होगा 4 क्वेश्चन सही होने का मतलब क्या होता है। 4 क्वेश्चन सही होने का मतलब है 5.5 से आप 6+ पे आ जाएंगे। क्या मतलब है इसका, 5.5 to 6 पे चले जाएंगे, सिर्फ अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आप जो शॉर्टकट्स है उस ट्रिक्स की तरफ नहीं जाते हैं, तो कीवर्ड की तरफ नहीं भागते हैं। तो कैन यू सी द डिफरेंस? हमने अभी टेक्स्ट की तरफ देखा भी नहीं है, सिर्फ हमने इसको ध्यान से पढ़ा है और हमारे पास 4 आंसर आ चुके हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि सच वो हमारे आंसर के सच ठीक है कि नहीं है, लेकिन यू कैन सी कितना जरूरी है क्वेश्चन को पढ़ना। आई टेल टाइम एंड टाइम अगेन
जितनी बार मैं कहूँ उतनी बार कम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उस पर ज्यादा टाइम लगाएं, ये हो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो, कोई भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाएंगे आपके ऐसे गलत होने बंद हो जाएंगे, आपकी रीडिंग के आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे। प्लीज, है ना। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलो 8 में से 4 तो हमें वैसे ही मिल गए बिना टेक्स्ट की तरफ देखे, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया था। चलो अब आगे बढ़ें। अब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक करके उसके ऊपर चलेंगे ना। 33 क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर डिजीजेस। क्या कह रहा है? द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर डिजीजेस। हमने ये पहले ही देख लिया था कि ये क्या होनी चाहिए, होप होनी चाहिए, बट स्टिल हम पैसे में जाकर उसको कंफर्म करें, क्योंकि हमने मार्क करना है, लोकेशन भी मार्क करनी होती है कहां से हमारा आंसर आया। चलिए देखें। ये रहा हमारे पास पैसेज। Even before it is finished, according to those involved, this project should open up new understanding and new treatment of many ailments. Ailment क्या होता है? Diseases that afflict humanity. चलिए, treatment of diseases location बन गई हमारी। Treatment of diseases, treatment of ailment, हमारी लोकेशन हमें आ गया। हमें देखना है कि ये होप है या क्या है। As a result of the Human Genome Project, there will be new hope. क्या आ गया? होप। क्या आंसर लिखा था हमने पहले इसके? बिना टेक्स्ट को पढ़ी हमने आंसर लिखा था, वो टेक्स्ट ने हमें क्या कर दिया है? कंफर्म कर दिया हमारा आंसर, राइट। आगे उन बीमारियों के नाम बताए हैं, सो दैट इज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्या आंसर होना चाहिए इसका? डी, राइट। चले अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? All the components which make up DNA are to be recorded and studied. कह रहे जो जो कंपोनेंट डीएनए को बनाते हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना है और स्टडी करना है। उनको हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है और स्टडी करना है। तो ये बेसिकली हमारी क्या है? लोकेशन है। दिस इज अवर लोकेशन। ओके। The objective of the Human Genome Project is simple to state. कह रहे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो टारगेट है, सिंपल, बताने में सिंपल है बट ऑडेशियस इन स्कोप। लेकिन इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है। टू मैप एंड एनालाइज एवरी सिंगल जीन विद इन द डबल हेलिक्स ऑफ ह्यूमैनिटीज डीएनए। ओके, तो क्या है इसका स्कोप? टू मैप and analyze every single gene within the double helix of humanity's DNA. ये लिखा था हमारी स्टेटमेंट के अंदर। The project will reveal a new human anatomy, not the bones, muscle and sinews, but the complete genetic blueprint of a human being. चलिए, ये बता रहा प्रोजेक्ट में क्या होना है, तो हमारी ऑप्शन कौन सी लगेगी? फैक्ट वाली, जो हमने पहले ही ढूंढ ली थी वैसे, राइट। अच्छा, अब इसमें एग्जैक्टली उन्होंने फैक्ट वर्ड यूज नहीं किया है। What's our answer? C is the answer. I hope आपका आंसर सबका C होगा। Let's move to the next question now. Question number 35. Genetic monsters may be created. क्या कह रहे हैं कि मॉन्स्टर बन जाएंगे जेनेटिक। अब ये है डर, ये क्या है? फियर। ये फियर तो हमें इसी से पता लग रहा है कि ये फियर है। अब हमने ये देखना है ये फियर राइटर का है या और लोगों का है, बस ये पता करना हमने। अगर राइटर का है तो हमारा आंसर होगा ए, अगर औरों का है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो चेक करें। ओके, बट अदर्स सी द फ्यूचर थ्रू अ डार्कर ग्लास। कह रहे पर और लोग फ्यूचर को एक डार्क ग्लास से देखते हैं। Okay, अगर हमने डार्क ग्लास पहना होगा तो क्या होगा? हमें सब कुछ डार्क ही नजर आएगा, है ना। अगर मैं लाल रंग का चश्मा पहन लूंगा, सबको लाल नजर आएगा। तो डार्क ग्लास से सब कुछ डार्क। डार्क का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो कह रहे हैं कुछ लोगों को ये नेगेटिव लगता है। अदर है, राइटर नहीं है, अदर है। देखें क्या कह रहे हैं वो। एंड फियर दैट द प्रोजेक्ट मे ओपन द डोर टू अ वर्ल्ड पीपल बाय
Frankenstein's monsters and disfigured by a new eugenics. Okay, Frankenstein या इसको फ्रैंकनस्टाइन भी कहते हैं। क्या क्या होता है? डू यू नो दिस? आप में से कितने लोग हैं जो हॉरर मूवीज देखते हैं? हॉरर मूवीज 3 तरह की होती हैं। एक तो वो जिनके अंदर गोस्ट होते हैं, आत्माएं वगैरह। दूसरी वो जो आजकल चल रही हैं जिसके अंदर जॉम्बीज होते हैं। तीसरी होती है फ्रैंकनस्टाइन वाली। ये एक पुराने जमाने में कहते हैं कि एक राजा था जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता था। तो ये हॉरर मूवी है। वो क्या बना रहे हैं? उसके मॉन्स्टर। चलिए, हमें इस पे नहीं देखना कि मॉन्स्टर करना, हमें ये देखना है ये व्यू किसका, ये डर किसका। हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? अदर। राइटर का डर नहीं है, ये और लोगों का डर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। और आंसर इज बी, क्योंकि ये राइटर का डर नहीं है, ये और लोगों का डर है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी आर हियर एट क्वेश्चन नंबर 36। अब हम 36 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। देखिए 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर एंड इंटररिलेशन ऑफ ऑल जेनेटिक डाटा इन ऑल डीएनए विल बी मैप। कह रहे हैं कि जो डीएनए के अंदर जो सही ऑर्डर है, जो सही रिलेशन है, उसको बनाया जाएगा। ऑब्वियसली ये एक एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है ना? तो ये क्या है? एक फैक्ट है। बट लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड लेट्स सी what text has to say about it. Written out along the double helix of DNA are chemical letters of the genetic text. Okay, वो क्या कह रहे हैं कि जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है उसके ऊपर केमिकल लेटर्स में जेनेटिक टेक्स्ट लिखा होता है। Yet within little more than a decade, the position of every letter and its relation to its neighbor will have been tracked down, एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम डेकेड से थोड़े से ज्यादा टाइम के अंदर क्या करेंगे? हर एक लेटर की पोजीशन और उसका रिलेशन ट्रैक डाउन करके एनालाइज और रिकॉर्ड कर लेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। राइट? तो इसमें इन्होंने फैक्ट वर्ड का यूज नहीं किया है, बट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि वो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। राइट? जो कि हमें बिना इस टेक्स्ट को पढ़े भी समझ में आ रहा था। राइट? तो क्या आंसर होना चाहिए हमारा? आंसर इज सी, बिकॉज इट्स अ फैक्ट। चले, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पेरेंट्स विल नो लॉन्गर वरी अबाउट गिविंग बर्थ टू डिफेक्टिव ऑफस्प्रिंग। कह रहे हैं जो पेरेंट्स हैं उनको फिक्र नहीं रहेगी, उनको चिंता नहीं होगी कि उनके जो बच्चे होने वाले हैं वो उनको कोई डिजीज या कोई बीमारी तो नहीं होगी। भी ऑब्वियसली एक होप है, बट विल गो टू टेक्स्ट एंड ट्राई टू फाइंड द लोकेशन, क्योंकि वही बहुत जरूरी है। Fetuses can be tested while in the womb, and if found free of the genetic defect, the parents will be relieved of worry and stress, knowing that they will be delivered of a baby free from the disorder. ये क्या आ गई हमारे पास? लोकेशन। वो क्या कह रहे हैं कि बच्चों का पैदा होने से पहले हम चेक कर सकेंगे कि उनको कोई जेनेटिक डिफेक्ट है कि नहीं है। इससे क्या होगा? पेरेंट्स की जो चिंता है, जो वरी है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। राइट? अब इसमें भी इन्होंने होप वर्ड यूज नहीं किया है, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये डर नहीं है, ये होप ही है जो पेरेंट्स के साथ होगी, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। राइट? तो इसका ये आंसर हमने पहले निकाल लिया था, बट स्टिल वी हैव अ लोकेशन इन फ्रंट ऑफ अस। व्हाट्स गोइंग टू बी अवर आंसर? आंसर इज डी। देखा, जो हम पहले सोच के बैठे हुए थे वही आंसर हमारे आ रहे हैं। ओके, सो नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 38। देखिए ये क्या कह रहा है? चलिए, वैसे भी 38, 39 और 40 वो क्वेश्चन थे जिनके आंसर हमें ऑटोमेटिकली नहीं मिले थे, इनको हमें ढूंढना ही पड़ेगा। ओके, बीइंग ह्यूमन मे बी डिफाइंड सोली इन टर्म ऑफ डिस्क्राइबेबल फिजिकल डाटा। क्या कह रहे हैं कि इंसान का होना एक फिजिकल डाटा बन के रह जाएगा। इंसान नहीं रहेगा, इंसानियत नहीं रहेगी, बल्कि वो क्या हो जाएगा? एक साइंटिफिक टर्म, एक साइंटिफिक डाटा बन के रह जाएगा। अब ये एक डर है। अब ये राइटर डर रहा है इसके बारे में या
और लोग डर रहे हैं, ये हमने चेक करना है किसको डर लग रहा है ये। Yet many people are concerned. Yet many people are concerned. Many people, right? Not right. आसान हो गया ना। Yet many people are concerned that such an emphasis on humanity's genetic constitution may distort out sense of values and lead us to forget that human life is more than just the expression of a genetic program written in the chemistry of DNA. Human life, genetic program, chemistry of DNA, it is our location. लोकेशन मिल गई हमें कीवर्ड से, ठीक है। अब हमें बस ये देखना ये डर किसका है। ये डर है मैनी पीपल का, नॉट ऑफ राइटर। राइटर का डर नहीं है, किसका डर है? मैनी पीपल का। अब हमारा आंसर बन गया, क्या आंसर है हमारा? चले, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। ये भी डर है, देखिए। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 फेयर हमारे पास आ गए पीपल के, अब जो रेस्ट 2 बच्चे वो राइटर ही होने चाहिए। हम इस तरह की एजम्पशंस नहीं कर सकते, हमें ढूंढना पड़ेगा, राइट। कोई भी एजम्पशन माइंड में लेके नहीं चलनी है, बिकॉज दे नो व्हाट यू एज्यूम, और उस हिसाब से वो क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। ओके, पीपल मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन न्यू वेज। कह रहे लोगों के साथ क्या किया जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी। लोगों के साथ क्या की जाएगी? डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी। ये फेयर, अब देखना है किसका फेयर है, राइटर का या अदर पीपल का। But if the new knowledge is not used wisely, it also holds the threat of creating new forms of discrimination and new methods of operation. क्या कह रहा है कि ओके, आगे हमारे डिस्क्रिमिनेशन वर्ड आ गया हमारे पास। किसको फेयर लग रहा है ये बताओ? But if the new knowledge is not used wisely, it also holds the threat. Threat means डर। कौन डर है इसके अंदर? अब कहोगे सर इसके अंदर ना राइटर लिखा हुआ है ना पीपल लिखा हुआ है, क्या कैसे फाइंड करेंगे आंसर? अगर अदर पीपल या इस तरह के वर्ड यूज नहीं किए गए, इसका मतलब क्योंकि ये जो पैसेज है ये राइटर ने लिखा है, तो फिर ये राइटर के ही व्यूज हैं। फिर से सुन लो इसको, अगर अदर पीपल, सम पीपल थिंक, अदर्स फील, इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं, तो हम क्या मानेंगे कि ये राइटर ही सोच रहा है। जब तक कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए तब तक वो सारे व्यूज किसके होते हैं? राइटर के होते हैं। यही चीज आप अपना जब येस नो नॉट गिवन है उसमें भी हमने इस चीज को ध्यान रखना होता है। तो येस नो नॉट गिवन वाले हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी हमें राइटर का ही व्यू लेना होता है, राइट। तो अगर किसी और को मेंशन नहीं किया गया है तो इसका मतलब वो व्यू क्या है? राइटर का। कोई पैसेज राइटर नहीं लिखा है। ओके, सो यू गॉट योर आंसर फॉर दिस, ये व्यू किसका है? राइटर का। तो फिर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? चलें लास्ट क्वेश्चन को देखें अब हम। From the past experience, humans may not use this knowledge wisely. कह रहे हमने हिस्ट्री में देखा है कि जो इंसान है ये जो नॉलेज है इसको अच्छे तरीके से वाइजली सियाणप से यूज नहीं करता। अब ये कौन डर रहा है ये इस बारे में कि हम इसको अच्छे से यूज नहीं करेंगे? Once before in this century, past की बात होगी, once before this century, the relentless what is relentless? क्या होता है relentless? Relentless means अन्नेवा, आंखें बंद करके। जैसे आजकल आप लोग relentlessly प्रिपरेशन कर रहे हो ना, खाना पीना सोशल मीडिया सब भूल गया, आपका माइंड किस में लगा हुआ है कि बस हम रीडिंग करेंगे और स्कोर लेंगे। अगर नहीं करे तो करना शुरू कर दो। ओके ओके, once before in this century, the relentless curiosity of scientific research brought to light forces of nature and power of the atom. कह रहे हैं कि सेंचुरी में पहले हुआ था कि जो एटम की पावर है वो हमारे सामने आ गई थी। यहाँ पर एटम बॉम्ब की बात हो रही है, यू नो, जो हिरोशिमा और नागासाकी में फेंका गया था। The mastery of which has shaped the destiny of nations and overshadowed all our life. कह रहे हैं उसकी वजह से हम सब इंसानों की लाइफ क्या है? अब न्यूक्लियर वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर का खतरा है हमारे ऊपर, यही वो बात में कहना जा रहा है। इट इज रिटन बिटवीन द लाइन। अगर आपको नहीं भी समझ आता कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगा। हाउ कैन वी एंश्योर दैट व्हेन वी चूज वाइजली? हम कैसे पक्का करेंगे कि हमारा जो डिसीजन होगा वो वाइज होगा?
मिल रहा है क्वेश्चन से? दैट सच अ पोटेंशियल इज अ प्रॉमिस एंड नॉट अ थ्रेट। थ्रेट क्या होता है? कह रहा है कि ये डर नहीं है। हिस्ट्री की बात आ गई, थ्रेट की बात आ गई, हमारी जो इक्वेशन है वो मीट करिए स्टेटमेंट के साथ। वी नीड ओनली लुक एट द पास्ट टू अंडरस्टैंड द डेंजर। अब ये किसने कहा है, किसका डर है ये? राइटर का या और लोगों का? कहीं और लोगों की बात हुई है यहाँ पर? नहीं हुई। तो फिर ये किसका डर है? हमारे राइटर साहब का। अगर ये राइटर का डर है तो क्या ऑप्शन होगी हमारी? ओके, सो वी आर डन विद दीज 8 क्वेश्चन। ये 8 के 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। लेट मी टेल यू, जब बच्चों को ये रीडिंग दी जाती है या तो वो ये 8 क्वेश्चन करते ही नहीं है, और अगर करते भी तो ज्यादातर क्या होते हैं गलत। जबकि हमने देख लिया कि पहले 4 आंसर तो बिना पैसेज पे जाए भी आ सकते थे। कैन यू सी हाउ इजी दैट क्वेश्चन वाज? द ओनली थिंग इज हम सही स्ट्रेटजीज को अप्लाई नहीं करते हैं, सही चीज उसको फॉलो नहीं करते। कई बार क्या होता है, हमें रूल्स पता होते हैं, हमें स्ट्रेटजीज भी पता होते हैं। बच्चे से पूछो कैसे करना है ये क्वेश्चन, सब हाथ खड़ा करके बता देंगे, हाँ सर ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, पहले ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते। मैंने भी आपके सामने, मैंने कोई डिटेल में आपसे वोकैबुलरी डिस्कस नहीं किया, आपने देखा होगा मैं बहुत डिटेल में नहीं किया हूँ। सिर्फ फियर, फियर किसने, किसका फियर है, होप है, बस वही डिस्कस किया। उस बेसिस पर हमारे क्या आ गए थे, आंसर आ गए थे। अगर हम डिटेल में जाते हैं तो ये वीडियो भी लंबा हो जाता और हम भटक भी सकते थे। अगर हम क्वेश्चन उसकी डिमांड पर रहेंगे ना, तो हमारे आंसर सही होने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज लाइक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप जो बच्चों को लगती है और उनसे आंसर निकलते भी नहीं है। चलिए, सो नाउ वी आर एट एंड ऑफ अ वीडियो। हमारी सीरीज का नाम है आज में बैंड चाहिए तो टारगेट 9 आइए। ये सीरीज हमने बनाई है ताकि आप जो रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं पहले ही बार में अपनी रीडिंग का स्कोर ले सके, राइट? प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन फॉर अस। है ना, आपने वीडियो देख लिया, आपके माइंड में कोई सवाल, क्वेश्चन आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है, कुछ सजेशन आपके पास, प्लीज कमेंट। चले, एक और चीज जो आपने करनी है वो क्या है, शेयर द वीडियो। आपके जितने भी दोस्त हैं, जिनमें जानने वाले हैं, जो आइल्स रीडिंग का पेपर देने का सोच रहे हैं या पेपर देने वाले हैं, उनके साथ प्लीज हमारे वीडियोस शेयर करें ताकि उनका भी स्कोर बढ़ जाए, राइट? ओके, एंड माय फेवरेट पार्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्री है ये, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब लाइक और सब्सक्राइब करते हो हमें पता लगता है कि हम जो एफर्ट डाल रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है। हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और ज्यादा मेहनत कर सकें। आई होप कि आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ये सीरीज आपकी हेल्प कर रही होगी। कोई भी सजेशन आपके पास, कोई भी क्वेरी है, प्लीज हमें कमेंट करें। आई होप कि आप अपना आइल्स रीडिंग का पेपर अच्छे से करेंगे, उसको कवर करेंगे, और आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो पेरेंट्स के ड्रीम है आपके लिए, वो सब के सब पूरे हो जाएंगे। Have a nice day ahead. Bye bye.